एजेंसी प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम इज लाइक कि देखें, ये जो कॉरपोरेशंस का सिनेरियो है, ये पीछे भी हम हायरार्की में डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉरपोरेशंस का जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में होता क्या है कि लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास पैसे हैं, और वो पैसे जो हैं वो इकट्ठे करके तो वो एक कंपनी बनाना चाहते हैं। पहले एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं आपस में मिलकर, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कंपनी जो है वो आ जाती है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसके अंदर क्या होता है कि पीपल हैव इन्वेस्टेड देयर मनी, जनरल पब्लिक भी और कुछ स्पेसिफिक लोग जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं पैसे इनटू ए कंपनी। अब वो कंपनी जो है उसे चलाने के लिए ऑब्वियसली दे नीड पर्सन्स, पीपल जिन्होंने उस कंपनी को चलाना है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक बड़े स्केल पे काम कर रही होती है। वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल, वी नीड लॉट्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट एक्सपर्टीज। एंड ये ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके पास एक्सपर्टीज भी हों उन सारे कामों को करने के लिए। सम कंपनीज सम कंपनीज आर डूइंग टेक्निकल वर्क, ठीक है, तो टेक्निकल वर्क के लिए यू नीड इंजीनियर्स। कुछ कंपनीज जो हैं वो सर्विसेज का काम कर रही होती हैं, लेट्स से जैसे होटल्स वगैरह हैं, तो उसके अंदर आपको शेफ्स चाहिए, ठीक है, उसके अंदर आपको प्लम्बर्स चाहिए, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, उसके अंदर आपको जो है वो ग्राउंड लेवल पे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यू नीड डिफरेंट पर्सन्स विद डिफरेंट स्किल्स, ठीक है। तो ये एक फुल फ्लैज सिनेरियो है जिसके अंदर शायद आपके मेन इन्वेस्टर्स जो हैं, मेजर इन्वेस्टर्स जो हैं, वो दो तीन लोग हों, चार पांच लोग हों, और उसके बाद पब्लिक की तरफ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, ठीक हो गया। एंड देन वी नीड लॉट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर्सन्स जो कि विद डिफरेंट स्किल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं होते हैं, और उनको आपने हायर करके एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट करना होता है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो आगे फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, उसको डे टू डे ऑपरेशंस उसके जो है वो परफॉर्म करवाता है। तो अब मसला ये है कि जिनके पैसे हैं, जो मालिक हैं, दे आर बेसिकली द प्रिंसिपल, और आगे जिन लोगों ने चलाना है, दोज आर द एम्प्लॉयज, वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। इवन सीईओज आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अगर आप प्योर स्ट्रक्चर की बात करें, सम टाइम क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि यार हम में से एक बंदा जो है उसकी एक्सपर्टीज अच्छी है, तो उसको हम सीईओ जो है वो बना देते हैं। तो सेम टाइम क्या होता है कि वो मालिक भी है और वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है। बट द थिंग इज कि नॉर्मली आपके सीईओज जो है वो मार्केट से प्रोफेशनल्स जो है उनको हायर किया जाता है फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अब एक और मसला भी आ जाता है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो काफी सारे हैं, तो फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कुछ लोगों को बनाते हैं, और वो लोग फिर शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव बन के आगे फिर एम्प्लॉयज हायर करते हैं जो कि कंपनी को चलाते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं दे आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आगे फिर अपॉइंट करते हैं सीईओ को, सीएफओ को, और उसके बाद फिर नीचे सारी टीम जो है वो डेवलप की जाती है। एंड नाउ दीज सीईओ, सीएफओस, दीज एम्प्लॉयज डू देयर एक्टिविटीज, और वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करके कंपनी के ऑपरेशंस को चलाते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह आते हैं, और प्रॉफिट्स के बाद फिर सारे पेमेंट्स कर करा के जो बकाया पैसे बचते हैं वो आगे शेयर होल्डर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। नाउ इशू ये है कि ये जो एजेंट्स हैं, ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये उस तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह से जिस बंदे ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो सोच सकता है। वो उस तरह से उतनी एफर्ट नहीं कर सकते, वो उस लेवल का टाइम नहीं दे सकते उस कंपनी को, जिस लेवल का टाइम जो है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो पर्सन दे सकता है, ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट जो है दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, मालिक मालिक और एम्प्लॉयज जो हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब हमें जब ये डिफरेंस आता है दोनों के सोचने के अंदाज में, तो फिर इस डिफरेंस को हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। कि प्रिंसिपल और एजेंट जो है वो अगर डिफरेंटली सोच रहे हैं,
तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, उसे हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। और इस एजेंसी प्रॉब्लम की एक बेसिक वजह जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि एम्प्लॉयज जो है उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल ग्रूमिंग करना चाहते हैं, वो अपनी सैलरीज जो है वो इन्हांस करना चाहते हैं, उन्होंने अपने घर बनाने हैं, उनके अपने फाइनेंशियल स्टेक्स हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, उनके कुछ रिलेटिव्स बिजनेसेस कर रहे हैं, उन्होंने उनको फायदा पहुंचाना है। सो दीज आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। और दूसरी तरफ कंपनी जो है उसका इंटरेस्ट क्या है कि उसने अपनी कंपनी को बड़ा करना है, उसका स्कोप और स्केल जो है वो एनहांस करना है, और उसकी सेल्स बढ़ानी है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, उसकी शेयर की वैल्यू जो है वो एनहांस करनी है। तो दीज आर टू डिफरेंट लाइंस के आपके मैनेजर्स जो हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और आपकी कंपनी जो है उसके अपने इंटरेस्ट हैं। मालिकों के और इंटरेस्ट हैं और एम्प्लॉयज के और इंटरेस्ट हैं। नाउ द थिंग इज के एक अच्छा समझदार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे अच्छे समझदार सियाने जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इन दोनों के इंटरेस्ट जो हैं इनको अलाइन किया जाए, ठीक है। और किसी तरह से जो मैनेजर्स हैं उनके इंटरेस्ट जो है उनको करीब तरीन लेके आया जाए या लिंकअप किया जाए कंपनी के इंटरेस्ट के साथ, कि ठीक है अगर तुम बेनिफिट लेना चाहते हो तो हमें भी उस लेवल का बेनिफिट, कंपनी को भी उस लेवल का बेनिफिट दो। और उसके डिफरेंट तरीके हैं वो फिर हम आगे देखते हैं। सो एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो सिंपल क्या है कि प्रिंसिपल हायर्स एन एजेंट टू रिप्रेजेंट हिज और हर इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब मालिक जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं दे हायर एन एजेंट, मतलब सीईओ, सीएफओ, आपकी टॉप मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर आगे फर्दर निचले लोअर लेवल तक एक एक पर्सन जो हायर किया गया। तो प्रिंसिपल हायर्स एन एजेंट टू रिप्रेजेंट हिज और हर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एजेंट हायर करते हैं। स्टॉक होल्डर्स हायर मैनेजर्स टू रन द कंपनी, इन लोगों को मैनेजर्स को नॉर्मली हायर किया जाता है कि वो कंपनी को चलाएं। And now agency problem is what? Conflict of interest between principal and agent, ठीक है। और उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नेचुरल सा फिनोमिना है, वो एग्जिस्ट करता है। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंपनी किस तरह से इस नेचुरल फिनोमिना को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। नाउ इन दिस सिनेरियो In this scenario, managers' goals may be different to shareholders' goals. ठीक हो गया। अब मैनेजर्स गोल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, उसमें ऑब्वियसली जो मैनेजर्स हैं, जो अपने सीईओ, सीएफओस जो हैं, ये लोग सारे जो हायर किए हैं, दे नीड एक्सपेंसिव परक्विजिट्स। उनको सैलरी के साथ एडिशनल पर्क्स जो हैं वो चाहिए, ठीक है। उनको एक अच्छा घर चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, शेफ्स चाहिए। दे वांट टू ट्रैवल इंटरनेशनली, ग्लोबली दे वांट टू ट्रैवल। और उस ट्रैवलिंग के अंदर वो अपनी फैमिली को भी साथ एंटरटेन करना चाहते हैं, वो विजिट्स करना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज में एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। और उसके बाद सर्वाइवल, ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको कनेक्टिविटी, लिंकेजेस जो हैं वो क्रिएट करने होते हैं बाकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट लोगों के साथ, ठीक है। उन्होंने अपनी एक सेल्फ बिल्डिंग जो है वो करनी होती है, और अपना एक पोस्चर मार्केट में प्रेजेंट करना होता है कि ही इज ए गुड मैनेजर, ठीक है। ताकि अगर आपकी कंपनी जो है वो उसे फायर करे उस जॉब से, तो मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो अवेलेबल हों जो उसको हायर करने के लिए रेडी हों, बिकॉज उसने अपना इंप्रेशन अच्छा क्रिएट किया हुआ है मार्केट के अंदर। तो उसको अपने आप को भी बिल्डअप करके प्रेजेंट करना होता है इनटू द जनरल पब्लिक। उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, वो चाहता है कि वो उसे एम्पावर किया जाए, और वो बगैर प्रेशर्स के, बगैर पॉलिटिक्स के वो डिसीजंस जो है वो कर सके कंपनी के मुतालिक। एंड उसके अपने फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, बिकॉज उसको वो अपना लाइफस्टाइल जो है उसे मेंटेन करना है, और उसको ये भी देखना है कि जब वो कंपनी छोड़ देगा तो देन वो लाइफस्टाइल जो है वो कैसे चलेगा, ठीक है। कैरियर गोल्स हैं उसके। और समटाइम्स ईगो बेस्ड गोल्स भी होते हैं कि वो चाहता है एक पैक्ट प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अगर नहीं चाहते, वो समझते हैं कि कंपनी के इंटरेस्ट में ये अच्छा नहीं है, तो उसको जो है वो
ईगो बेस्ड गोल्स भी कह सकते हैं कि अगर वो अपनी ईगो की वजह से उस मामले को जो है वो चलाना चाह रहा है। आई थिंक आवाज तो आ रही है क्योंकि अनम्यूट है। और हाँ भैया, आवाज आ रही है, दोबारा से जरा मुझे कंफर्म करें। देखें, ये जो साउंड का मसला है। सो जी, अपने पर्सनल गोल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, अपने प्रोफेशनल गोल्स जो हैं वो मैनेजर्स के हो सकते हैं, और उसके बाद फिर ईगो बेस्ड गोल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये गोल्स जो हैं ये नॉर्मली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मैनेजर्स के ये गोल जो हैं वो आपके मालिक जो हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, उनके गोल्स से डिफरेंट होते हैं। तो द थिंग इज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन गोल्स को अच्छे तरीके से अलाइन करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। मैनेजर्स के गोल्स को इंटीग्रेट करना होता है विद द गोल्स ऑफ company, with the goals of shareholders. So increase growth and size are not necessarily equivalent to increase shareholder wealth. देखें, कंपनी का साइज, उसकी ग्रोथ जो है वो समटाइम्स जो है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को एनहांस नहीं करता। वी हैव डिस्कस इट ऑलरेडी कि आप कंपनी की जब मार्केट शेयर जो है उसको एनहांस करते हो तो दैट इज ए फुल फ्लैज वॉर विद द मार्केट, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपको प्लेयर्स मार्केट के रिड्यूस करने हैं या आपको ग्रैब करना है किसी और का मार्केट शेयर। तो वो जब किसी और का मार्केट शेयर ग्रैब करना है तो वो आसानी से तो आपको अपना मार्केट शेयर नहीं देगा। तो उसके लिए यू हैव टू वेज अ फुल फ्लैज वॉर। तो उस फुल फ्लैज वॉर के अंदर आपको छोटी कंपनीज हायर करनी पड़ेंगी, आपको अपनी प्राइसिंग जो है उसको रिड्यूस रखना पड़ेगा, आपको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, आपको एक एग्रेसिव सेल्स स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई करने पड़ेगी, आपको एक एग्रेसिव कैंपेन जो है, मार्केटिंग कैंपेन, एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है वो चलानी पड़ेगी। तो ग्रोथ और साइज जो है दैट इज नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंट टू शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो वो इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ जो है वो हमारा बेसिक गोल था, तो हमने उसको जहन में रखते हुए चीजों को चलाने की कोशिश करनी है। तो ये जो फाइनेंशियल गोल्स हैं किसी मैनेजर के पर्सनल के, वो मार्केट में ये इंप्रेशन देना चाहता है कि वो मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी जो है उसको सीईओ, एज ए सीईओ हेड कर रहा है। ठीक है, तो ये वो अपने लिए शायद सम टाइम कर रहा होता है, विच इज नॉट अलाइंड विद द शेयर होल्डर्स गोल। ठीक है, वो गोल तो सिंपली ये था कि उसके शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, और अगर शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ रही, जस्ट ये इंप्रेशन इंप्रूव हो रहा है उस मैनेजर का, उस सीईओ का, एट द कॉस्ट ऑफ कंपनीज वेल्थ, ठीक है, तो देन इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये जो है वो इसका अच्छा नतीजा जो है वो नहीं निकलता। नाउ, हाउ वी कैन मैनेज अवर मैनेजर्स। आप उनके गोल्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, उनको अलाइन कैसे कर सकते हो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजेरियल कंपनसेशन है कि आपने उसको जो मोनेटरी टर्म्स में बेनिफिट दे रहे हैं उसको इंटीग्रेट करें कंपनी के साथ। इंसेंटिव्स कैन बी यूज टू अलाइन मैनेजमेंट एंड स्टॉक होल्डर्स इंटरेस्ट। आप अपने इंसेंटिव्स जो उनको दे रहे हैं, सैलरी इज वन थिंग, बट अदर देन सैलरी वी हैव लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, उसके बाद सैलरी को एनहांस करना, इट्स अ थिंग। बोनसेस जो है, इट्स अ थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रीरिक्विजिट्स जो हैं वो देना मैनेजर्स को, इट्स अनदर थिंग। ठीक है, और इनको अटैच कर देना विद कंपनी, विद द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज गोल्स। ठीक है, तो ये एक वे है जिससे आप अपने मैनेजर जो है उनको सोचने पे मजबूर करते हो कि वो कंपनी, और उनको एक्शन पे मजबूर करते हो कि वो अपने एक्शंस, अपनी इंटेंशंस जो हैं वो कंपनी के गोल्स के साथ साथ ही रखें। The incentives, the incentives is a need to structure carefully to make sure that they achieve their intended goals. अब वो जो incentives आपने उसको देने हैं तो उसमें ये जरूरी है कि आप कंपनी के गोल्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए और लिंक अप करें। ए क्लियरली स्टेटेड मिक्स ऑफ बेस सैलरी, बोनस रेंज, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव कंपनसेशन एंड इक्विटी ओनरशिप, ये एक पूरा फुल फ्लेज पैकेज जो है वो है जो कि मैनेजर के इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करता है विद द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट।
ठीक है। बोनस देना है तो बोनस को लिंकअप करें, हाँ, बोनस देना है तो बोनस को लिंकअप करें विद कंपनीज परफॉर्मेंस, ठीक है। और अगर बोनस ज्यादा बोनस देना है, मतलब उसका साइज अगर एनहांस करना है, तो उसको लिंकअप करें विद कंपनी शेयर्स वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उसको मालिक बना दें आप। देखें, किसी मैनेजर को, सीईओ को अगर सिर्फ ये फील दे दें कि वो कंपनी का मालिक है, कंपनी का मालिक भी है अपनी सैलरी लेने के साथ साथ, तो देन उसकी मोटिवेशन का लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है। अब ये फील देने के ऊपर आपके बड़े थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ये फील कैसे दी जा सकती है? आप उसको कंपनी के कुछ शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दें, आप उसको राइट शेयर्स दे दें, आप उसको वारंट्स दे दें कंपनी के शेयर्स के, ठीक है। तो देन इससे क्या है कि वो फीलिंग जो है वो भी ट्रांसलेट हो जाएगी इनटू सीईओज एक्टिविटीज, कि वो कंपनी के मालिकों की तरह से चल रहा है, बट अंडर सम स्ट्रॉन्ग हैवी ड्यूटी सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा सा डिट्रैक्ट भी होता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसे एज ए वॉच डॉग उधर रोल प्ले कर रहे हैं और वो उसको वापस ट्रैक के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो क्लियरली आइडेंटिफाइड ड्राइवर्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड बोनस कंपनसेशन। अब इसमें ये कंपनसेशंस कैसे हो सकती हैं? हाउ वी हैव टू इंटीग्रेट मैनेजर्स गोल, तो मैनेजर्स इंटरेस्ट विद द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। वो सिंपल क्या है कि आप उसकी कंपनसेशन, उसके बोनसेस, उसके प्री रिक्विजिट्स जो हैं उनको अटैच करें विद रिटर्न ऑन एसेट्स, कि कंपनी अपने एसेट्स के ऊपर जो रिटर्न ले रही है अगर वो बढ़ रहा है तो उसके बोनसेस अकॉर्डिंगली बढ़ने चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, कंपनी की इक्विटी शेयर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न बढ़ रहा है इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर। तो अगर कंपनी की इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर रिटर्न बढ़ रहा है तो उसकी कंपनसेशन उसके साथ साथ बढ़नी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है उसके बढ़ने से कंपनसेशन बढ़नी चाहिए। इंक्रीज इन शेयर प्राइस, कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर बढ़ रही है विच इज द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। तो अगर कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा काम कर रहा है और उसके गोल्स जो हैं दे आर इंटीग्रेटेड। तो आप उसकी सैलरी, उसकी कंपनसेशन, उसके प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, उसके एडिशनल बेनिफिट बोनसेस जो हैं उनको लिंक अप करें विद द शेयर प्राइस। उसके बढ़ने के साथ उसकी भी चीजें, मैनेजर्स की जो ये सारे मामला हैं ये भी एनहांस होने चाहिए। Whether equity may be distributed to employees in shares, warrants or some other form of equity based compensations, ठीक है, कि equity जो है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है विद इन देयर टॉप मैनेजमेंट। तो अब ये टॉप मैनेजमेंट जो है 1-1%, हाफ परसेंट कंपनी के सारे शेयर्स जो हैं उनमें से 0.5% शेयर्स आपने सीईओ को दे दिए, 0.5% शेयर्स आपने सीएफओ को दे दिए। तो देन ये क्या है? दिस इज द फील विच दैट पर्सन कैन गेट, के वो भी मालिक है इस कंपनी का और उसके रिस्पॉन्स में वो अपने एक्शंस के अंदर ये चीजें जो है वो ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद वारंट्स हैं। warrants are some other forms of equity based compensation option plans that allow the directors or executive management to set a new strike price for the outstanding employee stock options without the approval of share owners। अच्छा, ये ऑप्शन प्लान जो हैं, स्टॉक ऑप्शंस जो हैं, इसमें सिंपली क्या होता है कि लेट से आप कहते हैं कि इस वक्त कंपनी का शेयर जो है उसकी प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। वी आर गिविंग यू 1 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस। अब 1 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, अब सीईओ को ये कहते हैं 1 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। और ये स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या है? दिस स्टॉक ऑप्शन विल एक्टिवेट एट प्राइस 20। आपके शेयर की प्राइस जब 20 रुपए हो जाएगी तो उस वक्त आप एक इन ऑप्शंस के बदले 1 मिलियन शेयर्स जो हैं वो 10 रुपए के हिसाब से ही खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कि आपने उसको कहा कि 10 रुपए में एक शेयर खरीदोगे, खरीद लोगे अगर आप खरीदना चाहो। कब? जब प्राइस जो है वो 20 हो जाएगी, ठीक है। और शेयर कितने का? 10 रुपए का एक शेयर आप खरीद सकते हो। तो उसको 10 रुपए का बेनिफिट है इस सारे सिनेरियो के अंदर। अब वो पर्सन जो है, नाउ द रेस विल स्टार्ट एट दैट टाइम, कि उसने कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपए से 20 रुपए पे लेके जानी है, क्योंकि उसके पास 1 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस हैं कि वो
20 रुपए वाला शेयर जो है वो 10 रुपए का खरीद सकता है फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, नाउ दिस इज द थिंग जिसके अंदर आपने इंटीग्रेट किया मैनेजर के इंटरेस्ट को विद द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। तो इस तरह के सिनेरियोज हैं। कॉर्पोरेट कंट्रोल, द थ्रेट ऑफ टेक ओवर, समटाइम्स सीईओ जो है उसको अगर थ्रेट होकर मार्केट से उससे टेक ओवर कर लिया जाएगा तो वो अपनी मैनेजमेंट, अपनी परफॉर्मेंस जो है उसे एनहांस करना चाहता है। और उसके बाद फिर अदर स्टेक होल्डर्स में रेगुलेटर्स आ जाते हैं, कंपिटिटर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं। तो इन लोगों का भी आपने देखना होता है, इन लोगों के सिनेरियोज जो है उनको भी वी हैव टू सी। नाउ